कैसे हैं आप सभी? हो गया start? ओके, स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू यू ऑल। चलो चलो बेटा, जल्दी जुड़ जाओगे सारे। फटाफट एक बार के लिए जुड़ जाओ और सेशन को शेयर कर दो अपने अगल बगल दोस्त मित्रों को। और आज के बहुत ही शानदार सेशन को और बहुत ही शानदार सवालों को लेके आया हूँ मैं आपके बीच। चलिए बेटा, आइए सारे जुड़ जाइए एक बार जुड़ जाइए, सारे जुड़ जाइए एक बार। चलिए, आपको तो नोटिफिकेशन तो पहुंच गई होगी, एक बार के लिए जुड़ जाओ बेटा सारे। चलो, वेरी गुड। देखो तो बात करते हैं, आपको क्या पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है। देखो जो मिट्टी का घड़ा है ना, मिट्टी के घड़े में क्या, जब पानी है, जो पानी का ठंडा होना होता है, तो पानी जो ठंडा होता है वो किस वजह से होता है, किस पर निर्भर करता है, इसमें से कौन से वो ऑप्शन है तो एग्जैक्टली फिट बैठ रहे हैं। चलो बच्चे, फटाफट जुड़ जाओगे। और कल आपकी मैराथन क्लास है, जिसके बारे में आप सभी जानते हो कि कल की जो क्लास है, कल मैराथन क्लास है, उसमें हम बायो के कुछ सवालों को देखेंगे, जीव विज्ञान के सवालों को देखेंगे। कल आपकी मैराथन क्लास है, तो एक बार सारे जुड़ जाओ जरा, एक बार सारे के सारे जुड़ जाओ। चलो आ जाओ। देखो बेटा, क्या कह रहा है कि मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा, तो याद रखोगे सर क्या, सर देखो जो ये मिट्टी का घड़ा होता है इस प्रकार से, आपका इस प्रकार से मिट्टी का घड़ा होता है और इस घड़े पर ऐसे छिद्र मौजूद होते हैं। अब घड़े के अंदर पानी तो मौजूद होगा ही, तो क्या ये छिद्र से ये किसकी प्रक्रिया करता है, तो इन छिद्रों से यह वाष्पीकरण, कौन सी प्रक्रिया करेगा बेटा, तो यह वाष्पीकरण की प्रक्रिया करेगा, इवापोरेशन की प्रक्रिया करेगा। और इवापोरेशन करने के लिए इसको जो ऊर्जा मिलेगी, जो इसको सर इवापोरेशन के लिए जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी, तो यह ऊर्जा की रिक्वायरमेंट को कहाँ से फिल करेगा, तो सर इसके अंदर जो मौजूद जल होगा, जो मौजूद जल होगा वह क्या सर, वह इससे वह अपनी ऊर्जा को, वॉइस क्लियर ना है, जस्ट अ सेकंड। क्या वॉइस क्लियर है अभी, अभी क्लियर है वॉइस बेटा, क्या अभी वॉइस क्लियर है, एक बार बताओ जरा मुझे। हाँ जी, एक बार देख के बताओ क्या वॉइस क्लियर है अभी। हाँ जी, एक बार अपने एंड से चेक करो जरा, मुझे कमेंट करके बताओ। एक बार अपने एंड से चेक करो एक बार। ये चेक करके बताओ बेटा। वॉइस क्लियर जा रही है आपको सबको? राधे राधे बेटा, आवाज जा रही है? जय श्री राधे, जय श्री राधे बेटा। जरा मुझे बताओ, आवाज जा रही है आपके पास क्लियर? एक बार मुझे कमेंट करके बता दो। चलो आ जाओ, बताओगे जरा मुझे। देखो क्या कह रहा है सर, इसलिए किस पर करेगा, तो यह उपरोक्त सभी पर, ऑल ऑफ द एबव पर डिपेंड करेगा। वॉइस क्लियर नहीं है सर जी। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कॉल कर रहा हूँ, अभी आ रहे हैं, वो सही कर देंगे, बस 2 मिनट रुक जाओ। चलो, अरे आवाज नहीं आ रही क्लियर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्लास में ना। अच्छा, की दोबारा डालनी होगी। हम्म,
चलो बेटा, क्या अब सही है आवाज आपको? अब सही है आवाज? अब सही हो जाएगी। चलो मैंने इसको सही कर दिया, अब आवाज आप तक बिल्कुल सही जाएगी। चलो आवाज सही हो गई। चलो वेरी गुड, आवाज सही हो जाएगी अब। चलो मैंने इसको सही कर दिया बेटा। आ जाओ बैक टू टॉपिक, बात करते हैं। आवाज आपकी ठीक हो गई होगी अब। चलो देखो क्या कह रहा है, देखो सर आ जाओ, आ जाओ बेटा, बात करते हैं अब। क्लियर? हाँ चलो, कुमार रॉकी, बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहा है बेटा, आपसे कह रहा है कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? क्या है इसका कारण? बताओ जरा, क्या है इसका कारण कि जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे क्या इसकी आवाज चेंज होती रहती है? सर देखो क्या होता है कि जब भी आप जल भरने के लिए सुराही नीचे रखते हो, जब भी आप जल को भरने के लिए सुराही नीचे रखते हो तो क्या होता है, तो वहां पर आप एक प्रक्रिया देख पाते हो जिस प्रक्रिया को कहते हैं रेजोनेंस, अनुनाद की घटना। देखो अनुनाद की घटना में होता क्या है कि सर देखो, कोई एक आवृत्ति है, कोई एक आवृत्ति म्यू है, और म्यू आवृत्ति अगर म्यू नॉट के बराबर हो जाए, क्या सर म्यू आवृत्ति म्यू नॉट के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो अनुनाद उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न होगा बेटा? अनुनाद। जैसे आप देखते हो कि अगर आप रेडियो चलाते हो, अगर आप रेडियो का प्रयोग करते हो और रेडियो का प्रयोग करते वक्त आप देखते हो कि आपके रेडियो, जब आप रेडियो क्या टर्न करते हो, जब आप रेडियो को टर्न अप करते हो तो आपके रेडियो की फ्रिक्वेंसी उस रेडियो स्टेशन की फ्रिक्वेंसी से अगर मैच हो जाती है तो रेडियो बजना चालू हो जाता है। या ऐसा कहा जाता है जब तानसेन गाना गाया करते थे, क्या सर जब तानसेन साहब गाना गाया करते थे तो क्या, तो वहां पर ऐसा देखा जाता कि सर क्या कांच टूट जाते थे? या आप देखते हो क्या, आप देखते हो बच्चे क्या कि जो सेना होती है इसे पुल पर परेड नहीं करने दिया जाता क्योंकि वहां पर अनुनाद उत्पन्न होता है जिससे क्या पुल टूटने का खतरा रहता है। तो ध्यान दो कि सर ये घटना क्या होती है, रेजोनेंस की घटना होती है। सर आपका विवर्तन क्या होता है, सर समझोगे? डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब भी आप दरवाजे को खोलते हो, जब भी क्या बेटा, जब भी दरवाजे को आप खोलते हो तो क्या प्रकाश पड़कर प्रकाश मुड़ जाता है, प्रकाश आपका टेढ़ा हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, तो इस घटना को कहते हैं हम क्या, तो इस घटना को हम कहते हैं विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। और इसका एग्जाम्पल है क्या, तो 3D होलोग्राम के कलर, जो 3D होलोग्राफी होती है वह प्रकाश के विवर्तन पर कार्य करती है। व्यतिकरण क्या कि दो डिफरेंट आवृत्ति की तरंगें एक बिंदु पर जुड़कर समान हो जाती हैं, ये व्यतिकरण होता है। और परावर्तन, तो परावर्तन आप सभी जानते हो कि क्या, एंगल आई बराबर होता है किसके, तो एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के, यही होता है रिफ्लेक्शन। तो इतनी बातें तो आप सारे जानते हो बेटा, सारे के सारे जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्विधनात्मक एम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो सर सवाल शुरू से ही बढ़िया बना है सर, देखो आपको इसके एक पॉइंट को अगर आप ध्यान दोगे तो आप इस सवाल को बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। कैसा आयन है, तो आयन है द्विधनात्मक आयन है जिसके एम का, अगर कोई आयन एम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है, 8 है, 14 है तथा परमाणु भार 56 है, तो इसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बताओ इसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इसको निकाल के दिखाओ। चलो बताओ बताओ। ठीक है ठीक है, चलो बताओ बेटा। तो इसका आंसर करोगे क्या कि एक द्विधनात्मक, अब देखो द्विधनात्मक है मतलब उस पर क्या, तो +2 का चार्ज है। अब +2 का चार्ज मतलब क्या कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं, डोनेट किए हैं। तो जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेगा तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, तो 2, 8, 14 और फिर 2, जब इनको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, 26 आ जाएगा। ये 26 किसके बराबर होगा, तो ये 26 बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा, Z के बराबर होगा। और आप सभी जानते हो कि तत्व क्या, अगर तत्व उदासीन है, आओ सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यदि तत्व उदासीन है तो आपको पता है कि Z किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है। मतलब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर तब होती है जब कोई तत्व कैसा होगा, जब भी कोई तत्व उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, तब क्या होगा, तो Z की वैल्यू E के बराबर निकल के आ जाएगी। आपने Z निकाला 26, तो यहां से E निकल जाएगा कितना, E भी 26। अब आपको ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा A = P + N,
एटॉमिक मास बराबर होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। प्रोटॉन हमने निकाला 26, एटॉमिक मास हमको दिया है 56, एटॉमिक मास दिया है 56, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी रह गई सर? तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी 30 और आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्या होगा बेटा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब मेरी बात समझ में आई? ये क्वेश्चन क्यों इतना बेहतरीन था? यह क्वेश्चन था बेहतरीन क्यों था? आई बात समझ में? ठीक है, आई थिंक सर, क्या थिंक बेटा बताओ? आई बात समझ में? शबाना नहीं आई आज? आई मेरी बात समझ में? कैसा क्यों हुआ? हाँ 30 होगा। देखो सर मैंने एकदम सिंपली निकाल दिया कि सर को 2 धनात्मक है, 2 को अपने वापस ले लेगा, 2 8 14 प्लस 2 कर देगा तो कितना हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा 26 और 26 में जैसे z इक्वल टू ई कर दोगे, z इक्वल टू ई तो ये 30 के बराबर आ जाएगा, 26 30 और आप स्पेस को रख के सॉल्व कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आज और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का अवरक्त स्पेक्ट्रम देखने के लिए, प्रकाश का अवरक्त इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम देखने के लिए कौन सा प्रिज्म उपयोग में लाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है बेटा कि प्रकाश का अवरक्त स्पेक्ट्रम देखने के लिए, कोई बात नहीं, रॉकी राज चलिए बताएंगे बेटा कि प्रकाश का अवरक्त स्पेक्ट्रम देखने के लिए कौन सा बेटा क्या, तो आप कौन सा प्रिज्म उपयोग में लाओगे? बताओ बताओ। कोई प्रकाश है, प्रकाश का अवरक्त स्पेक्ट्रम आपको देखना है तो उसके लिए आप कौन सा क्या तो प्रिज्म उपयोग में लाओगे? बताओ बताओ। बहुत बढ़िया, गिव मी द आंसर। 54 का सी। क्या कह रही हैं? फ्लैट। देखो बेटा समझो, देखो सर क्या द विच प्रिज्म इज यूज टू इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ध्यान देंगे अवरक्त स्पेक्ट्रम देखने के लिए प्रकाश के हम क्या, हम रॉक सॉल्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? याद रखोगे हमेशा हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? तो रॉक सॉल्ट का प्रयोग करते हैं। किसका? तो रॉक सॉल्ट का प्रयोग करते हैं। क्या? तो आप ध्यान दोगे किसके लिए? तो आप ध्यान दोगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम देखने के लिए। जबकि निकोल क्या बताता है बेटा? निकोल किसको बताएगा? तो निकोल बताता है पोलराइजेशन को। पोलराइजेशन के लिए होता है, जिसे कहते हैं ध्रुवीकरण। जिसे क्या कहते हैं बेटा लोग? जिसे कहते हैं ध्रुवीकरण। और क्या फ्लीट क्या होता है? तो फ्लीट कांच का प्रयोग किसमें करते हैं? तो लेंस को बनाने में फ्लीट कांच का प्रयोग करते हैं और क्राउन कांच का प्रयोग भी लेंस को बनाने में किया जाता है। अगर बात की जाए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के बारे में, IR स्पेक्ट्रम के बारे में बात की जाए तो इंफ्रारेड वे तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति लाल रंग से ज्यादा होती है। लाल रंग से ज्यादा आवृत्ति वाली तरंगों को इंफ्रारेड कहा जाएगा। और इंफ्रारेड की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज विलियम हर्शल नाम के साहब द्वारा की गई थी। और इसका प्रयोग किसमें करते हैं? तो इसका प्रयोग नाइट विजन क्या, तो जो नाइट विजन उपकरण होते हैं उनको देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं। दीक्षा सिंह गुड इवनिंग बिटिया, गुड इवनिंग। कैसी हो दीक्षा? चलो आ जाओ आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण पृथ्वी का 1/6 है। बिल्कुल सही बात है सर। यदि पृथ्वी पर किसी अंतरिक्ष यात्री का भार 90 kgf है तो क्या, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही बढ़िया, शानदार। बताओ इसका आंसर क्या होगा? मैं बढ़िया हूं बेटा। आंसर करो इस क्वेश्चन का, बढ़िया क्वेश्चन है ये। सर देखो वेट ऑन मास WM बराबर 1/6 ऑफ WE। 1/6 ऑफ WE आप सभी जानते हो, ठीक है। तो क्या WE क्या दिया है सर? WE दिया है 90 1/6 मतलब कितना? तो 15 kgf आएगा। और आपको पता है कि जो 1 kgf है किसके बराबर होता है? तो यह 10 न्यूटन के बराबर होता है। इस बात को आप याद रखोगे हमेशा कि 1 kgf 10 न्यूटन के बराबर होगा
तो 15 kgf किसके बराबर हो जाएगा बेटा? तो 15 kgf बराबर हो जाएगा 150 न्यूटन के, 150 न्यूटन के। आंसर ऑप्शन नंबर 2। आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। टेक्निकल डन, बहुत बढ़िया बेटा। दीक्षा सिंह, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। किसके बराबर हो जाएगा? तो 150 एम के बराबर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर कई तरह के डाटा को मैनिपुलेट करता है, इन मैनिपुलेशन को क्या कहा जाता है? बताओ बेटा। कंप्यूटर कई प्रकार के डाटा को मैनिपुलेट करता है, बहुत सारे डाटा होते हैं जिन्हें मैनिपुलेट करने का कार्य करता है कंप्यूटर, तो इन मैनिपुलेशन को क्या कहा जाएगा? बताओ बताओ बेटा, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बताओ। कोई बात नहीं सर, देखो क्वेश्चन का लेवल है, गलत सही होता रहेगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहो, ठीक है। गलत सही सही गलत होता रहेगा, उसके लिए निश्चिंत रहो, मैं समझा रहा हूं, समझ में आना चाहिए। और एक बार सेशन को शेयर कर दो यार, बहुत ही कम बच्चे हो, है ना, एक बार शेयर कर दो। सही सारे बच्चे कहा जाते, इतना बढ़िया आप लोग के लिए मैं कंटेंट लेकर आता हूं। फिर भी कंप्यूटर कई तरह के डाटा को मैनिपुलेट करता है। सर देखो जब कंप्यूटर होता है ना, देखो कंप्यूटर 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 क्या करता है? कंप्यूटर का मैनिपुलेशन क्या करता है? मैनिपुलेशन की जो प्रोसेस होती है, ये क्या करेगा? ये प्रोसेस करेगा, ये प्रोसेसिंग की प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग करते ही ये क्या करेगा? जैसे ये प्रोसेसिंग के बारे में बात करें, जैसे ही कंप्यूटर प्रोसेसिंग करेगा तो कंप्यूटर क्या दे देगा? इन्फॉर्मेशन दे देगा, सूचना को दे देगा, इन्फॉर्मेशन को दे देगा। और यही कहा जाता है क्या? मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेट क्या होता है? मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं? तो प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर कई तरह के डाटा को प्रोसेस करेगा, तभी तो इन्फॉर्मेशन आएगी। कंप्यूटर कई तरह के डाटा को प्रोसेस करेगा और इसी प्रोसेस को मैनिपुलेशन कहते हैं। सर क्या बैचिंग क्या होता है? कि देखो क्या कि बिना कमांड के, क्या बेटा? तो बिना कमांड के, बिना कमांड को दिए, बिना कमांड के क्या कर दे? तो बिना कमांड के अगर कंप्यूटर खुद ऑपरेट होने लगे, बिना कमांड के अगर कंप्यूटर खुद ऑपरेट होने लगे, कंप्यूटर खुद ऑपरेट होने लगे, तो इसे कहेंगे क्या? इसे कहेंगे बैचिंग कहेंगे। प्रोसेसिंग क्या होता है बेटा? प्रोसेसिंग कंप्यूटर का प्रोसेस होना, जो आप प्रोसेस की कहते हो, यही आपका आंसर है। यूटिलाइजिंग कंप्यूटर के उपकरण का यूज करना, यूटिलाइजिंग। और कंप्यूटर को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना, अपग्रेडिंग कहा जाएगा, ठीक है। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन आते हैं। चलो नेक्स्ट बेटा आ जाओ। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में मॉलिक्यूलर सीजर, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में मॉलिक्यूलर सीजर की तरह प्रयोग किया जाता है। किसे प्रयोग किया जाएगा बेटा बताओ? कि अनुवांशिक क्या? तो आपका क्या बेटा? मॉलिक्यूलर सीजर। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पे क्या प्रयोग किया था? जल्दी बता दो मुझे, क्या प्रयोग किया जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताओ अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में किस तरह से मॉलिक्यूलर सीजर का प्रयोग किया जाता है? बताओ बेटा, बहुत ही बढ़िया। 57 का बी, बहुत बढ़िया बेटा। समझो सर, देखो कोई आपका डीएनए है, देखो बेटा समझो मेरी बात को, आपका क्या समझो मेरी बात, आपका क्या बेटा? एक डीएनए है, ठीक है। मान लो ये आपका एक डीएनए है। अब डीएनए में मान लो कि यहां पे एक डीएनए है जो कि काफी अच्छा डीएनए है, ये वाला। तो इसको क्या करेंगे? इसको कैंची से काटेंगे, इसको कैंची से काट कर निकाल देंगे इस वाले डीएनए को। और जिस कैंची का प्रयोग करते हैं उस कैंची का नाम होता है रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। क्या नाम होता है बेटा? तो इसका नाम होता है रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। और जैसे आप इस डीएनए को निकालोगे, ये डीएनए बहुत अच्छे क्वालिटी का होगा। और इसे किस में डालोगे बच्चे? तो कोई जंगली प्रवृत्ति का कोई जानवर या पौधा है, तो उस जंगली प्रवृत्ति जानवर के पौधे में आप इस डीएनए को एंटर करोगे। और जैसे आप इस डीएनए को एंटर करोगे तो आपको जेनेटिक मॉडिफाइड पौधा मिल जाएगा, या आपको क्या? आपको जीव मिल जाएगा। और जेनेटिक मॉडिफाइड पौधे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल। जबकि आपके जीव में आपका आ जाएगा कौन सा बेटा? तो जीव में गरिमा नाम की भैंस आ जाएगी। गरिमा भैंस क्या है? जेनेटिक मॉडिफाइड भैंस है। डॉली क्या है बेटा? तो डॉली जेनेटिक मॉडिफाइड आपकी भेड़ है। तो इससे ही आप प्रयोग करते हो। और ये जो काटते हैं ना, ये जो डीएनए होता है, इसे जीन, कौन सा जीन कहते हैं? तो इसे क्राई जीन कहते हैं। और इस क्राई जीन का इस जंगली जानवर के अंदर या जंगली पौधे के अंदर एंटर कराना ही क्या कहा जाएगा? तो क्रायोजेनेसिस की प्रोसेस कही जाती है। और ये सही आंसर हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस।
सर देखो क्या डीएनए को काटना रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस है, तो डीएनए को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो लाइगेज एंजाइम जो होता है यह डीएनए को जोड़ने का कार्य करेगा। डीएनए को अगर काटने का काम कर रहा है रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस, तो डीएनए को जोड़ने का कार्य करेगा रेस्ट्रिक्टेड सर क्या लाइगेज करेगा। अमाइलेज एक प्रकार का प्रोटीन है जो क्या करता है, जब प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है, जबकि हाइड्रोलेज उसी अमीनो एसिड को जोड़ने में कार्य में लिया जाता है, उसी अमीनो एसिड को जोड़ने के कार्य में लिया जाता है। इस बात को आप सारे के सारे याद रखोगे। तो देखो बेटा इतनी बेहतरीन सी एक्सप्लेनेशन एक क्वेश्चन की मैंने आपको दे दी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से किस अल्कोहलिक पेय को बिना आसवन के निर्मित करते हैं। बिना आसवन क्या विदाउट डिस्टिलेशन किस पेय को प्रयोग करते हैं, बताओ बताओ बेटा किस पेय का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू बेटा। चलो बताओ क्या होगा आंसर, बताओ बेटा जी क्या होगा इसका आंसर कि निम्नलिखित में से किस अल्कोहलिक पेय को बिना आसवन के निर्मित किया जाता है, बताओ बताओ कौन सा ऐसा पेय है। वाइन। देखो सर तो देखो बेटा जो वाइन है ना, इस वाइन को समझो, ये जो वाइन है इस वाइन को क्या कहा जाता है, तो ये जो वाइन है ये किससे बनेगा, ये इथाइल अल्कोहल से बनता है। इथाइल अल्कोहल से, इथाइल अल्कोहल से बनाया जाता है क्या बेटा, तो इथाइल अल्कोहल से आपका वाइन बनेगा। जबकि सर रम ध्यान दोगे तो रम में 65% तक इथाइल अल्कोहल होता है। सबसे ज्यादा अल्कोहल की मात्रा रम में होती है जो कि क्या आपका 65% होता है, और जबकि विस्की और ब्रांडी ये डिस्टिल्ड पेय होता है। ये क्या होता है, तो यह डिस्टिल्ड पेय होता है। जबकि वहीं पर बियर, अगर बियर की बात कर ली जाए तो बियर किससे बनता है बेटा, तो बियर बनता है बार्ले से जिसे कहते हैं जौ, और बियर में 4 से 6% तक अल्कोहल होता है। बियर किससे बनता है, तो बियर बनता है किससे, तो बियर बनता है बार्ले जौ से जिसमें 4 से 6% अल्कोहल होगा। सबसे ज्यादा अल्कोहल आपके किस में, रम में बनता है। और जो वाइन है, वाइन को क्या करते हैं, तो बिना आसवन, बिना आसवन मतलब क्या, बिना उसे क्या तो प्यूरिफाई किए, बिना डिस्टिल्ड किए किसको, तो आपके वाइन को बनाया जाता है। और वाइन गुड फॉर हर्ट माना जाता है। वाइन जो है वो गुड फॉर हर्ट माना जाएगा, इस बारे में आप याद रखोगे हमेशा हमेशा। और सेब से कौन सी शराब बनती है, तो याद रखेंगे सर सेब से आपकी साइडर नाम की शराब का निर्माण किया जाता है। कौन सी शराब बेटा, तो सेब से याद रखोगे, तो सेब से साइडर नाम की शराब का निर्माण किया जाता है। आओ नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बेटा कि मूर का नियम। सर कोई साहब थे, मूर नाम के साहब थे, इंटेल के सह संस्थापक गार्डन मूर। इंटेल यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो गया कि इंटेल के सह संस्थापक कौन थे, गार्डन मूर द्वारा दिया गया एक सामान्य नियम है कि चिप पर ट्रांजिस्टरों की संख्या हर कितने महीने में दोगुनी हो जाती है। बिहार एसआई का सवाल है ये, बिहार एसआई में पूछा हुआ सवाल है कि सर क्या ट्रांजिस्टरों की संख्या कितने महीने में दोगुनी हो जाती है, या बिहार का एसआई का क्वेश्चन है। तो बताओ बेटा कि जो ट्रांजिस्टर आपके क्या, जो चिप, कोई चिप होती है, मान लो ऐसे कोई चिप है, इस चिप पर मौजूद कुछ ट्रांजिस्टर्स होंगे, और ये ट्रांजिस्टरों की संख्या कितने दिन में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ध्यान दोगे कि आज का जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है 24, समझो सर, जो आज का सर क्या 5th जनरेशन कंप्यूटर है, इसमें लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और इनकी संख्या 12 महीने में दोगुनी हो जाती है। याद रखो बेटा कितने महीने में, तो 12 महीने में दोगुनी हो जाती है। और ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का कार्य करते हैं, ये एम्पलीफाई करते हैं, ये आवर्धक का कार्य करते हैं, एम्पलीफाई का कार्य करते हैं। और ये किस जंक्शन पे कार्य करते हैं, तो यह पीएनपी या एनपीएन जंक्शन पर कार्य करते हैं आपके क्या, तो ट्रांजिस्टर पीएनपी या एनपीएन जंक्शन पे कार्य करते हैं। और सर ये क्या, ये एम्पलीफाई करते हैं, आवर्धक कर देते हैं किसी भी सिग्नल को। कोई सिग्नल अगर ट्रांजिस्टर तक आएगा तो उसे आवर्धक करने का कार्य करेगा आपका क्या, ट्रांजिस्टर। और ये पीएनपी और एनपीएन पर कार्य करेंगे। और एक ट्रांजिस्टर पे लाखों, आप एक चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं। और गार्डन मूर द्वारा एक नियम जिसमें कहा जाता है कि क्या, तो हर 12 महीने में ट्रांजिस्टरों की संख्या क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। हर 12 महीने में तो क्या बेटा, तो दोगुनी हो जाएगी ट्रांजिस्टर्स की संख्या, याद रखोगे है ना। चलो बेटा कोई बात नहीं।
और नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। देखो कि मृदा में चूना मिलाने में, चूना मिलाना है, किसी के जीवन में चूना नहीं मिलाना है, मृदा में चूना मिलाना है, तो इससे मृदा क्या हो जाएगी। अगर आप मृदा में चूना मिलाते हो, आपको क्या, आप किसी को जीवन में चूना नहीं मिलाना है, आपको मृदा में मिट्टी में चूना मिलाओगे और मिट्टी में चूना मिलाने से मृदा क्या हो जाएगी बताओ। अगर आप मिट्टी में चूना मिलाते हो, है ना, चूना लगाना गलत बात होती है, तो चूना नहीं लगाना है और चूना मिलाना है, तो बताओ बेटा चूना कैसे मिलाया जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो सर क्या, अगर कोई मृदा में क्या, मृदा अगर सर क्या चूना मिलाने से मृदा क्या हो जाएगी सर, तो मृदा कम अम्लीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम अम्लीय हो जाएगी। और सर क्या होगा, लेस एसिडिक। चूना क्यों मिलाएंगे, तो चूना इसलिए मिलाते हैं CaOH का होल ट्वाइस। सर क्या, स्लैक लाइम CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना है स्लेट लाइम, और ये क्या कर देगा, तो यह आपके मृदा की जो मृदा है, तो मृदा की क्या बेटा, उर्वरक क्षमता को बढ़ा देगा। जबकि अगर मृदा क्षारीय हो गया, है ना, हाँ बेटा, हाँ बेटा, बिहार एसआई का ही है। और अगर बेटा मान लो मृदा, अगर आपके पास क्या, मृदा जो है, मृदा क्षारीय है, तो क्षारीय मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तो उसमें मिलाते हैं CaSO4.12H2O, जिसका नाम होता है जिप्सम। क्या मिलाते हैं बेटा, तो जिप्सम मिलाते हैं। अगर मृदा क्षारीय है, मृदा क्षारीय है, तो मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाएगा, उसमें जिप्सम मिलाया जाएगा। और अगर मृदा में चूना मिलाते हो तो मृदा को क्या कर दोगे आप, कम अम्लीय कर दोगे। मेरी इस बात को सारे के सारे बच्चे याद रखेंगे और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा, इस बात को आप ध्यान देना। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे ध्यान देंगे कि सर ज्यादातर तंतु, तंतु नहीं जंतु, ज्यादातर जंतु जो गहरे समुद्र पानी में रहते हैं वो क्या होते हैं बताओ। बताओ सर, ज्यादातर जंतु, और यहां से एक सवाल बनेगा सर क्या, फूड वेब से एक सवाल बन जाएगा। और आज मैं आपके इसके कंसेप्ट को देखना कितना बेहतरीन करने वाला हूं। बताओ सर, ज्यादातर जंतु जो गहरे पानी में रहते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो मेरे लाडलों की, जो जंतु जो ज्यादातर गहरे पानी में होते हैं वो क्या होते हैं। चलो वेरी गुड, बताओ क्या होते हैं। और यहां से सवाल आएगा 61 का सी, सर क्या होते हैं, अपरदभोजी। क्या होते हैं, एरोपॉड्स। देखो सर होता क्या है अपरदभोजी, ये होता है आपका एक फूड, क्या, तो ये फूड साइकिल होती है। सर देखो सबसे नीचे क्या होते हैं, तो सबसे नीचे होते हैं बेटा फाइटोप्लैंक्टन, यहाँ पे प्लैंक्टन होते हैं। और यहाँ पर क्या बेटा, तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सबसे कम पहुँचता है, नीचे सबसे गहरे समंदर में सूर्य का प्रकाश सबसे कम पहुंचता है। तो यह जो अपरदभोजी होते हैं ये पानी के अंदर मौजूद पेड़ पौधों को खाकर क्या करते हैं, तो अपने आप का क्या, तो फूड का अपने आप के सर क्या, अपने आप को न्यूट्रिशन लेते हैं। तो सर जो सबसे नीचे मौजूद होंगे इन्हें कहा जाएगा क्या, ये होते हैं प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर क्या करते हैं, तो आपके कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर के लिए फूड बनाएंगे। कंज्यूमर किसके लिए, सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए, सेकेंडरी कंज्यूमर टर्सरी कंज्यूमर के लिए। और इनके लिए क्या आएगा बेटा, तो इनके लिए आएंगे आपके डीकंपोजर। और डीकंपोजर किसे कहते हैं, तो जो अपघटक होते हैं, अपघटक ये क्या होते हैं, डीकंपोजर होते हैं। और ध्यान दोगे कि पर चैन पर कितना परसेंट एनर्जी का लॉस होता है, तो 90% एनर्जी का लॉस हो जाता है। यहाँ पे 100 होगा तो इसका 90% क्या, ये 10%, ये 1%, ये 0.1%, तो अलग अलग एनर्जी का लॉस आप देख पाओगे। और ये जो नियम था, ये नियम किसने दिया सर, तो ये नियम दिया किसने, तो यह नियम एक साहब थे जिनका नाम था लिंडमैन। लिंडमैन नाम के एक साहब थे जिन्होंने इस नियम को दिया कि अलग अलग लेवल पर मौजूद क्या, तो हर जगह 90% का लॉस होता है या 1/10 हो जाएगा, 1/10 या 90% का लॉस, ये लिंडमैन ने दिया। देखो सर मेरी एक बात समझना, मेरे बच्चों मेरी एक बात समझना क्या, कि अगर मान लो सर क्या, मान लो बेटा पौधा अगर पौधा मौजूद है बेटा, तो पौधे को कौन खाएगा, पौधे को खाता है कौन, तो पौधे को खाता है कीट। कौन खाएगा, तो पौधे को खाएगा कीट। अब देखो कीट को कौन खाएगा, मेढक खाएगा। कीट को कौन खाएगा, तो मेढक खाएगा। और इस मेढक को कौन खाएगा, सर्प खाएगा। ये क्या सर, ये तो आपका एक क्या हुआ, ये फूड चैन हो गई, खाद्य का क्या चैन हो गया। लेकिन सर कभी कभी इस पौधे को कौन, मेढक खा लिया, इस कीट को कौन खा लिया, सर्प खा लिया। तो
तो सर अगर ये क्या कहा जाएगा, तो यही आपका खाद्य, यही आपका खाद्य जाल होता है, फूड वेब होता है। कि क्या पौधे को कभी मेढक ने पौधे को खा लिया और सर्प को अगर कीट ने खा लिया, ये प्रोसेस नहीं बनी, तो इसे ही फूड वेब, खाद्य जाल कहा जाएगा। 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल, बिल्कुल सही बात कह रहे हो बेटा कि क्या 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेपेंथीज, देखो सर ये आपके क्या, ये ALP के एग्जाम में, असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम का सवाल है कि नेपेंथीज क्या है, बताओ बेटा क्या है, क्या है। और बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको सही करो और आपको इनाम में मिलेगा क्या, तो इनाम मिलेगा ठेकुआ। चलो आ जाओ सर, आप मॉर्निंग में किसी टाइम क्लास लीजिए ना सर जी, बहुत अच्छे से आप समझाते हैं। ठीक है बेटा, आपकी मैं देखो ट्यूसडे से मंगलवार से जो आपकी क्लास होगी, तो मंगलवार से आपकी क्लास रोज दोपहर 2 बजे होगी, रोज दोपहर 2 बजे आपकी मंगलवार से क्लास हो जाएगी। पीचर प्लांट, बिल्कुल नेपेंथीज क्या होते हैं, पीचर प्लांट, घटपर्णी पौधा, जो क्या करते हैं, जो आपके कीटों को खाते हैं। अब नेपेंथीज समझो, समझो बेटा नेपेंथीज क्या, तो नेपेंथीज पीचर प्लांट है, लेकिन सर सवाल में तो ये पूछा ही नहीं है। सर क्या पीचर प्लांट, सवाल में तो ये तो पूछा ही नहीं है आपसे, सवाल पूछा कि ये है क्या, तो समझो बेटा ये प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता हैं। कैसे हैं, समझना मेरी बात को, इस प्रकार का आपको नेपेंथीज, ये क्या, ये वहीं पर उगेगा, जितने आपके कीट भक्षी पौधे होते हैं वो वहीं पर उगते हैं जहां पर किसकी कमी होती है, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होगी, नाइट्रोजन की कमी होगी, उसी जगह पर सभी के सभी कीट भक्षी पौधे उगते हैं। अब ये क्या करेंगे, तो इनके ऊपर मान लो यहाँ के आके बैठ गया कोई कीट आके यहाँ पे बैठ गया, ये इसे खा लेंगे, ये इसे खा लेंगे, और खाने से ये किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, तो यह नाइट्रोजन की फॉर्मेशन कर देंगे। नाइट्रोजन की फॉर्मेशन कर दिए तो क्या हो गए, यह उत्पादक हो गए। नाइट्रोजन की फॉर्मेशन कर दिए, उत्पादक हो गए, और कीटों को खा लिया तो उपभोक्ता हो गए। सर क्या नाइट्रोजन की, अगर क्या नाइट्रोजन को फॉर्मेशन कर दिए तो उत्पादक हो गए, और कीटों को खा लिया तो उपभोक्ता। ये दोनों तरीके के कार्य को करते हैं, प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता, ये इन दोनों के अंदर आएंगे, क्योंकि ये वहीं पर उगेंगे जहां पे नाइट्रोजन की कमी होगी। नाइट्रोजन की कमी हुई, कीटों को खाया, कीटों को खाने से ही नाइट्रोजन बना दिया, नाइट्रोजन बनाया तो प्रोड्यूसर, कीटों को खाया तो कंज्यूमर। अरे बोलो मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आई, हाँ जी बोलो बात समझ में आई। तो देखो सर ये कितना बढ़िया सवाल है, क्या लेवल का सवाल है। तो पीचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सारे के सारे कीट भक्षी पौधे में आएंगे। ठीक है, बोलो सर आई बात समझ में, कितना बेहतरीन सवाल था कि अकार्बनिक तत्व जो भोजन को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, द इनऑर्गेनिक एलिमेंट दैट कन्वर्ट्स फूड इनटू क्या, तो यूजफुल एनर्जी। बोलो बेटा आई बात समझ में, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू कुमार रॉकी राज। चलो जितने बच्चे नए हैं एक बार चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। और ऐसे ही मैं बहुत ही बेहतरीन, मैं देखो सर मैं इजी क्वेश्चन नहीं कराता, मेरी खास बात क्या है मेरे लाडलों, मेरे बच्चों, मेरी खास बात क्या है बबुआ लोग, तो बबुआ लोग हम आसान सवाल नहीं कराते हैं, बबुआ लोग हम क्या, हम टफ सवाल कराते हैं, जिससे आपके आसान सवाल आप आसानी से कर लो। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, कि देखो सर जो फूड हमारी यूजफुल एनर्जी किस रूप में, हमारे भोजन किस रूप में एनर्जी में होता है, तो हमारे शरीर में जो भोजन का निर्माण होता है वो क्या, वो एटीपी के रूप में होता है। किस रूप में, एटीपी के रूप में होता है। और ये पी किसको बनाता है सर, पी किससे संबंधित है, तो फॉस्फोरस से, फॉस्फोरस से, किससे है, तो इसका संबंध सीधे सीधे फॉस्फोरस से है। किससे, फॉस्फोरस से, कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसकी फॉर्मेशन करेगा, तो पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन करेगा, पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन करेगा, जो कि क्या सर, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एनर्जी को क्या कर देगा, तो फॉर्म कर देगा। और इसीलिए सर क्या, जो एनर्जी चेंज होती है वो एटीपी से एडीपी में चेंज होती है, और एडीपी से एटीपी में, एटीपी से एडीपी, एडीपी से एटीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। ये दो फॉस्फेट ग्रुप बनते हैं, और एक फॉस्फेट ग्रुप के पास
18 एटीपी ऊर्जा होती है, तो ध्यान दोगे ये 18 और ये 18, तो एक बार में माइटोकॉन्ड्रिया कितने एटीपी ऊर्जा बनाएगा? तो एक बार में माइटोकॉन्ड्रिया 36 एटीपी ऊर्जा को बना देगा। देखो सर, ये है लेवल मेरी क्लास का। नहीं तुम्हें क्या, हाँ जी, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट, बिल्कुल अमन, बहुत ही बढ़िया, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट की फॉर्मेशन कर देगा। ये लेवल है मेरी क्लास का। और तुम इस क्लास से ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा बिहार एसआई नहीं निकलेगा, तुम्हारा बीपीएससी नहीं निकलेगा, तुम्हारा बीएसएससी नहीं निकलेगा। तुम इंडिया का कौन एग्जाम दे रहे हो ना बेटा, कौन सा भी एग्जाम दे रहे हो, कौन ऐसा एग्जाम नहीं है जो इस क्लास से नहीं निकल जाए। अभी छत्तीसगढ़ पीसीएस का एक पेपर हुआ था जहां पे मेरी क्लास से सारे सवाल आए थे। तो आपको सर क्या, आपको साइंस के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। मैं आपके लिए हर प्रकार के सवालों को लेके आ रहा हूं कि 12 पास्कल का दाब उत्पन्न करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना बल आरोपित करना होगा। देखो सर कितना आसान सवाल है। क्या सर पास्कल, सर क्या प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। हमसे क्या पूछा, हमसे फोर्स पूछा है, फोर्स पूछा है तो आप प्रेशर इंटू एरिया कर दो, आप दाब गुणे में क्षेत्रफल कर दो, आप दाब गुणे में क्षेत्रफल कर दो। अब क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप किस में कर दो, तो अगर आप इसको कर दोगे किस में बेटा, अगर आप इसको मीटर में कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा। दाब कितना है, 12, 12 गुणे में 10⁻2 के पावर 2, तो कितना हो जाएगा सर, तो 12 गुणे में 10⁻⁻4 क्या न्यूटन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अरे बोलो, है ना बढ़िया, है ना बेहतरीन, बोलो भाई, भाई तुम भी बहुत बढ़िया हो पढ़ने में। अमन, नीतू बहुत ही बढ़िया, वीनू बहुत ही बढ़िया। कि आंतरिक गति निर्धारक, ये सवाल आपके साथ पर बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, कि आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में कहाँ स्थित होता है। चलो अब ये सवाल का जवाब दो भाई। जो सवाल, इस सवाल का सही जवाब देगा उसको मिलेगा क्या, तो उसको इनाम के तौर पे ठेकुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, तो इनाम के तौर पर ठेकुआ मिलेगा जो बच्चा इस सवाल का सही उत्तर देता है। चलो सर सही उत्तर दे दो और ले जाओ क्या ठेकुआ मेरे हाथ से। बताओ सर क्या होगा आंसर, बताओ बेटा क्या होगा आंसर। ठेकुआ वाला सवाल है, ठेकुआ लगाए दाव पे। अब बताओ, दाव पे ठेकुआ लगा है, जल्दी जवाब दो। ब्रेन आ जाता, तुम तो हार गए बेटा ठेकुआ। सर को आंतरिक गति निर्धारक, इंटरनल स्पीड को कौन सर क्या, फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो हार्ट होता है ना, जो आपका दिल होता है, ये आंतरिक गति निर्धारक होता है। क्यों, क्योंकि ये सिस्टोलिक और डिस्टोलिक, सर जैसे सिस्टोल होगा, जैसे सिकुड़ेगा सर क्या ब्लड को खींच लेगा, सर क्या ब्लड को सिकोड़ लेगा, और जैसे डिस्टोल होगा, जैसे फैलेगा तो सर सभी अंगों में क्या, तो ब्लड को ट्रांसफर कर देगा। और जब ये ब्लड को ट्रांसफर करेगा तो सर क्या, इसका 3.33 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी, 0.33 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी, और ये आपके पूरे हार्ट के हर एक हिस्से में ब्लड को भेज देगा। कौन, हार्ट। तो आंतरिक गति निर्धारक कौन है, हार्ट है। और इस बात को आप याद रखेंगे। लिवर क्या होता है बेटा, तो लिवर की स्टडी को हेपेटोलॉजी कहते हैं, और ये हेपेटिक सेल्स से बना होता है क्या, लिवर। इस बात को आप याद रखेंगे। और यही करता है क्या, तो यही आपके बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में फूड को स्टोर करने का कार्य करेगा। सर मेडुला ऑब्लांगेटा रेगुलेट हार्ट, बेटा देखो इसको एग्जैक्टली नहीं कह सकते, ठीक है। सर किडनी, किडनी क्या बेटा, किडनी फिल्ट्रेशन ऑर्गन है, ये फिल्टर करता है। और किडनी की इकाई क्या होती है, गुर्दे की इकाई नेफ्रॉन मानी जाती है। और दिमाग क्या करता है, तो ये सोचने समझने बैलेंस हर प्रकार के क्या एक्शन को ये करता है, क्या रेगुलेट करता है। तो आंतरिक गति निर्धारक आपके शरीर के अंदर जो गति निर्धारक का कार्य करेगा वो कौन करेगा, वो दिल करेगा। अमन तुम मेरी क्लास में आते रहना, मजा आ रहा है तुमको पढ़ा के मेरे बेटा, बेटा तुमको पढ़ा के बहुत मजा आ रहा है, क्लास में आते रहना। कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होंगे, हाउ मेनी मोल्स विल बी इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बताओ मेरे बच्चों कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सर देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, सर क्या, छोटका m बटे में बड़का m। सर क्या, छोटका m बटे में बड़का m, सर क्या दिया गया मान, छोटका m होता है दिया गया मान और बड़का m होता है
आणविक मान होता है, एटॉमिक वैल्यू होता है। सर दिया गया मान कितना है बेटा, तो दिया गया मान है 12 ग्राम, और कितना होता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का होता है कितना, तो 32। 12/32 को अगर काट दोगे तो 0.375 आपका आंसर आ जाएगा। आपका कितना आंसर आ जाएगा, 1 मिनट, नहीं आंसर इसका आएगा बेटा, अगर वो काटते हैं आपका आंसर आएगा बेटा 0.385, 0.385 आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको काटोगे 12/32, तो देखो 12/32 24 8 32 में मारा ना, 32 और 12 एक बढ़ा दो, पॉइंट लगा दो, 32 3 बार में, हाँ बेटा 385 होगा, 385 ठीक है, 120 पे रखोगे। चलो बेटा आ जाओ, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल देखो सर, नायलॉन किसका उदाहरण है, नायलॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चलो सर इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क देता हूं, ये होमवर्क के रूप में आप क्वेश्चन लोगे और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या कमेंट बॉक्स में बताओगे, इस क्वेश्चन का आंसर। चलो बेटा आज की क्लास को रोकता हूं, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। सेशन को एक बार शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल को अपने बिहार अड्डा को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू बेटा। क्या हुआ 3 पॉइंट, आओ कर ही लेते हैं यार, रुक जाओ 1 मिनट। 120 32 3 पॉइंट क्या, तो आ जाएगा 96 आ जाएगा, 4 26 260 कितनी बार में जाएगा, 7। हाँ बेटा 375 आएगा, हाँ बेटा ठीक है बेटा 375 आएगा, ठीक है। चलो गॉड ब्लेस यू, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, थैंक यू।